हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसका पेपर 2, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिटेल में इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा थर्ड लेक्चर वीडियो है। 2 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सीरीज में, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है। एंड यही तो सिलेबस है यूजीसी नेट। अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट में दे रहे हैं या अगर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी दे रहे हैं तो आप देखिएगा सिलेबस में थोड़ा ही अंतर है। एंड दिस इज द सिलेबस, यही सिलेबस है। मैक्सिमम सब्जेक्ट सारे यही हैं। कुछ और सब्जेक्ट भी हैं बट काफी कुछ इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। एंड सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कॉमर्स का जो सिलेबस है नेट एग्जामिनेशन जून 2025 में, जो कॉमर्स का जो सिलेबस है वो डिटेल में डिस्कस किया है। एंड मैनेजमेंट का भी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो वीडियो आप रिफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरा कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा बहुत आसानी से। ये नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये आया हुआ है जून 2019 में। अच्छा, मैं 2017-18 से लेके 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी इस सीरीज में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है जून 2019 में आया हुआ है, वरना मेरे पास 2012 का भी क्वेश्चन पेपर है, 2012, 13, 14 उसका भी है। बट पहले हम 2017-18 से 24 तक करते हैं, उसके बाद समय बचता है तो हम 2012, 13, 14, 15 का भी करेंगे, ठीक है। मैं देख रही थी मतलब क्वेश्चन काफी इजी आए हुए हैं। थोड़ा सा अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ना बढ़ता जा रहा है। तो चलिए फिर देखते हैं। ये जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रेड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनवेसेज अ सिंगल टीयर सिस्टम, 2 टीयर सिस्टम, 3 टीयर सिस्टम या ओपन सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ हायरार्की। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 9 में जो कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो रेड्रेसल मैकेनिज्म है उसमें क्या 1 टीयर सिस्टम है, सिंगल टीयर सिस्टम है, डबल टीयर है या ट्रिपल टीयर है, क्या है ये आपको बताना है। सेक्शन 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होगा, उसके सेक्शन 9 में क्या कहा गया है ये थोड़ा सा पता होगा, ठीक है। तो मैं के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ, फिर आप देखिएगा आप खुद ही आंसर बता देंगे कि इसमें कौन सा 1 टीयर है, 2 टीयर है कि 3 टीयर है, ठीक है। और एक बात और है, कुछ और भी मैं आपको जानकारी इसके साथ दूंगी क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें टीयर कौन सा टीयर है ये नहीं पूछा गया है, उसमें ये जो लेवल्स हैं उनके नाम पूछे गए। तो इसीलिए मैं इससे रिलेटेड सारी ही जानकारी आपको दूंगी। देखिए, जो सेक्शन 9 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 9 है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी स्टैब्लिश की गई। एंड ये जो एजेंसी है दिस हैज 3 टीयर स्ट्रक्चर। ये जो एजेंसी है इसका क्या है, 3 टीयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कौन 3 टीयर पे कौन कौन है, सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर स्टेट लेवल पे आता है स्टेट कमीशन, फिर नेशनल लेवल पे आता है आपका नेशनल कमीशन। तो वही है 3 टीयर स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये 3 आते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन स्टैब्लिश करता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर जो कंज्यूमर ने जो कंप्लेन है, अगर उसका जो क्लेम अमाउंट है वो 1 करोड़ से कम का है, अप टू 1 करोड़ है, तो आपकी कंप्लेन कहां सुनी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट फोरम में सुनी जाएगी। अगर आपका क्लेम का अमाउंट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपकी कंप्लेन कहां सुनी जाएगी, स्टेट कमीशन में सुनी जाएगी। स्टेट कमीशन किसने स्टैब्लिश किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। अगला क्या है, अगर 10 करोड़ से ऊपर का आपका क्लेम अमाउंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है नेशनल कमीशन, तो आपकी जो रेड्रेसल है, आपका जो फरियाद है वो यहां पे सुनी जाएगी नेशनल कमीशन में, ठीक है।
तो ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि आप एप्रोप्रिएट, आप बीइंग अ कंज्यूमर एप्रोप्रिएट लेवल पे आपका जो क्लेम का अमाउंट है उसके हिसाब से आप सही जगह जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करें और आपकी हियरिंग वहां पे होगी। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ठीक, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 9 में बोला गया है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो रेड्रेसल सिस्टम है, रेड्रेसल मैकेनिज्म है, वो 3 टियर सिस्टम है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इधर है फिजिकल, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड सेवरल स्टेक होल्डर, कंज्यूमर शेयर होल्डर, सप्लायर एंड क्रेडिटर एक्सेट्रा, मॉरल प्रिंसिपल दैट डिफाइन द राइट एंड रॉन्ग। दिया गया है लिस्ट 1 में। लिस्ट 2 में दिया गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ग्रुप, बिजनेस एथिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। तो मैं बोलूं ये यूजीसी नेट नहीं, ये तो 11-12 के लेवल का क्वेश्चन है। कब आया है? दिसंबर 2019 में आया है। वैसे हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये सब क्या है? दीज आर द इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी है। ठीक है, क्या ये बिजनेस एथिक्स है? नहीं। क्या ये स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ग्रुप है? नहीं। क्या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं। ये तो इकोनॉमिक पॉलिसी है। यानी ए किससे मैच हो रहा है? 4 से। तो देखिए इन चारों में ए 4 से कहा मैच हो रहा है? यहाँ पे। यानी तो इसके लिए तो मैं कंफर्म हूं, यानी डी इज द आंसर। तो आपका एक भी अगर मैच हो गया और उसके लिए आप 100% श्योर है तो आपको आंसर यही से मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये चलिए, ये नहीं, चलिए लास्ट देख लेते हैं। मोरल प्रिंसिपल दैट डिफाइंस द राइट या रॉन्ग। मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है, जो डिफाइन करता है कि किसी भी बिजनेस के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो ये सब क्या है? ये तो बिजनेस एथिक्स है ना। बिजनेस एथिक्स में आप यही तो पढ़ते हैं कि क्या एथिकल है, किसी भी बिजनेस के लिए क्या एथिकल है, क्या प्रैक्टिसेस बिजनेस को करनी चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। यानी डी किससे मैच हो रहा है? थर्ड से। तो देखिए डी थर्ड से कहा मैच हो रहा है? यहाँ पे मैच हो रहा है। हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर, क्रेडिटर, ये सब कौन होते हैं? ये सब स्टेक होल्डर होते हैं। किसी भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर। इन सबकी बिजनेस में क्या होता है? कह लीजिए ये सब बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, बिजनेस का इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सी किससे मैच हो रहा है? सेकंड से। ये देखिए, और बी तो आप देख रहे हैं सोशल ऑब्लिगेशन टुवर्ड स्टेक होल्डर, तो इसी को तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो बी मैच हो रहा है 1 से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान था। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर पढ़नी है तो एक बार ये देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही नहीं है? दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो एक बार चारों को पढ़ लेते हैं पहले। डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल कंसिस्ट ऑफ अ लेडी सोशल वर्कर। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक लेडी सोशल वर्कर होगी। दूसरा है स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु हैज बीन अ जज, हु इज या हैज बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। यानी स्टेट कमीशन में एक पर्सन होगा जो जज हो हाई कोर्ट का, या तो रह चुका हो या हो उस समय। अगला है डिस्ट्रिक्ट फोरम शेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। अगला है नेशनल रेड्रेसल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन, एनसीडीआरसी जिसे कहते हैं, शेल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज या हैज बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये 4 बातें आपको बताई गई हैं। आपको बताना है नॉट करेक्ट, यानी फॉल्स आपको बताना है। ठीक है, तो ये अगेन आप देख रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अगर अच्छे से पढ़ा है तो तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और वही ये 3 टियर स्ट्रक्चर जो अभी मैंने बताया था उसी से रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, तीनों लेवल पे क्या होता है ये अगर आपको पता है, तीनों लेवल पे जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, ये पता है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, सबसे पहले नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, उसमें 3 मेंबर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है उसमें 3 मेंबर होते हैं और एक जो है मस्ट बी अ लेडी सोशल वर्कर। ये कहाँ बताया गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बताया गया है। देखिए मैं लिखा है डिस्ट्रिक्ट फोरम में 3 मेंबर कमिटी होती है, बॉडी होती है, जिसमें जो एक प्रेसिडेंट होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज
या तो रह चुका हो या होता है, और एक विमेन होती है सोशल वर्कर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में है। तो यानी इससे हमें ये समझ में आ रहा है, पर ये करते हैं, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक लेडी वर्कर होती है। हाँ, ये तो सही है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 4 मेंबर होते हैं तो ये गलत है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 3 मेंबर होते हैं, तो हमें वैसे भी गलत मिल गया, यही है। अगला मैं स्टेट कमीशन के बारे में बता देती हूँ। स्टेट कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है वो या तो सिटिंग या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होता है। तो देखिए यही चीज लिखी है कि स्टेट कमीशन में एक हाई कोर्ट का जज या तो सिटिंग जज होता है या रिटायर्ड जज होता है, तो ये बात भी सही है। और अगला क्या है, एनसीडीआरसी यानी नेशनल कमीशन जो है, वहां पे जो जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट का या तो सिटिंग जज होता है या रिटायर्ड जज होता है। ठीक है, और इस समय जो है करेंटली वहां पे मिस्टर अमरेश्वर प्रताप शाही इस समय एनसीडीआरसी जो है, नेशनल कमीशन जो है, उसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो देखिए यही चीज यहाँ पे लिखी है, एनसीडीआरसी में जो पर्सन होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये भी सही है। तो इसमें फॉल्स पूछा गया था ना, तो आपको मिल गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट फोरम 4 नहीं 3 मेंबर की कमेटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991। यानी इंडस्ट्रियल, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में आई थी, उसका कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है। बेसिकली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1991 में आई थी। बहुत मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, उसी में कॉन्सेप्ट आया था एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। तो मेन इसके फीचर पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम ये डिस्कस करते हैं। तो इसके फीचर क्या थे, डीरेगुलेशन किया गया था, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस प्राइवेट सेक्टर में कम किया गया था, इंडस्ट्रीज में बेसिकली कम किया गया था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ओपन कर दिया गया था, ये जो कंपटीशन है उसको प्रमोट किया गया था, एक्सपोर्ट पे फोकस किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया था, और जो पब्लिक सेक्टर है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए पहले रिजर्व थी, उनको कम किया गया था, और पब्लिक सेक्टर यूनिट को का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था, यानी उसके कुछ स्टेक प्राइवेट सेक्टर को बेचे गए थे। तो ये चीजें हुई थी मेन। अब जरा एक एक इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है। पहला क्या है, स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज बीन एनॉर्मसली एक्सपेंडेड। तो हाँ, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर का जो एरिया है उसे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये तो सही है। अगला क्या है, पब्लिक सेक्टर हैज बीन विड्रॉइंग पार्शली और फुल्ली फ्रॉम सेवरल ऑफ द इंटरप्राइज बाय डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ, ये भी हुआ था, जो पब्लिक सेक्टर है उन्होंने अपने जो स्टेक्स हैं, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी उन्होंने अपने स्टेक जो है पार्शली या फुल्ली जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी प्राइवेट सेक्टर को बेचे थे। तो हाँ, ये भी हुआ था, यही तो प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, अगला क्या है कि द इंडियन इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंगली एक्सपोज टू फॉरेन कंपटीशन। हाँ, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनको अब एक्सपोज किया गया था फॉरेन कंपटीशन के लिए, फॉरेन कंपनीज को भी इंडिया में लाया गया, परमिशन दी गई कि वो भी आके अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन कंपटीशन को प्रमोट किया गया। देखिए कंपटीशन जरूरी है। ठीक है, एक लेवल तक कंपटीशन जरूरी है, तभी हम सीख सकते हैं दूसरों से। ठीक है, तो ये तो हुआ था। अगला क्या है, मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड, क्या लिखा है, एंड कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय द पब्लिक सेक्टर। तो क्या ये भी हुआ था, मोनोपोली हो गई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अकॉर्डिंग, क्या मोनोपोली हो गई थी, डोमिनेंट पोजीशन हो गई थी पब्लिक सेक्टर की अधिकतर इंडस्ट्री में, कंट्रोल पूरा पब्लिक सेक्टर के हाथ में था? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि ये साइलेंट फीचर नहीं है, एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2018 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग पे, इकोनॉमिक्स का जो नीति आयोग है टॉपिक, उससे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द अप्रोच अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग का जो अप्रोच है वो इनमें से कौन सा नहीं है। 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रेटजी, 15 ईयर विजन। जून 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नीति आयोग का क्या अप्रोच नहीं है, ये नहीं है वाला पूछा है। तो सबसे पहले आपको नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ।
वैसे डिटेल में इस पे वीडियो है मेरा ऑलरेडी। तो नीति आयोग का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है? उसकी जगह 2015 में फिर नीति आयोग आया। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? NITI। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट, एक आयोग सेट किया गया जिसका नाम दिया गया नीति आयोग, ठीक है? इसका काम क्या था? इसका काम क्या था कि इंडिया के प्रीमियर जो पॉलिसी थिंक टैंक था, ये इंडिया का प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक था। कब स्टैब्लिश हुआ? 2015 में। इससे पहले प्लानिंग कमीशन था। इंडिया से रिलेटेड जितने भी जो डिफरेंट एरियाज हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्लानिंग करनी है अगले 5 साल के लिए, आपने 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा ना, वो सब प्लानिंग कमीशन का पार्ट था। प्लानिंग कमीशन के जो प्लानिंग्स आती थी, जो पॉलिसी आती थी, वो 5 ईयर प्लान करके आती थी। बट नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, एस्टैब्लिश हुआ था 2015 में, और इन्होंने ये 5 ईयर प्लान वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया था। इन्होंने क्या किया था नीति आयोग, लेकिन नीति आयोग का वैसे फोकस क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है? और नीति आयोग का काम क्या था? एडवाइस करना गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। और नीति आयोग ने जो ट्रेडिशनल, जो पुराना 5 ईयर प्लान था, इसको डिस्कार्ड किया था, ये नहीं यूज किया था। इन्होंने और ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉटम अप एंड कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी यूज की थी। और नीति आयोग ने 3 ईयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग टाइप यूज किया था। नीति आयोग ने 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 5 ईयर की स्ट्रेटजी, 15 ईयर का विजन क्या है, 15 साल बाद क्या होगा, इस तरीके से काम किया, इस तरीके से प्लानिंग की है, ठीक है? जबकि इससे पहले प्लानिंग कमीशन जो था, 2015 से पहले जो प्लानिंग कमीशन था, उसमें क्या आते थे? 5 ईयर प्लान आते थे ना, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा कवर नहीं होता है नीति आयोग में? दैट इज 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान अप्रोच जो है नीति आयोग का पार्ट नहीं है। नीति आयोग में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इस टाइप की प्लानिंग होती है। अगले 3 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, 15 साल का विजन क्या है, ये नीति आयोग का अप्रोच है। 5-5 5 ईयर प्लानिंग करना, ये नीति आयोग का नहीं, ये प्लानिंग कमीशन का अप्रोच था, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो भी पता होना चाहिए, कब आया वो भी पता होना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया नीति आयोग को वो भी पता होना चाहिए। अगर वैसे गवर्नमेंट का पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नीति आयोग को कौन सी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया, ठीक है? चलिए आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।